आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोशिका की यानी ह्यूमन सेल। जिस तरीके से हमें घर बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ईंटों को मिलाकर हम एक दीवार बना लेते हैं और बहुत सारी दीवार मिलकर तैयार होता है एक घर। इसी प्रकार से मानव शरीर में सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू तैयार कर लेती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन तैयार करते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स। और इस प्रकार तैयार होता है हमारा शरीर। सबसे पहले मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, जो कि थी एक पेड़ की छाल। और इसके बाद फिर जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई और फिर कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। जिस प्रकार रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन स्पर्म्स और फीमेल ओवम जिम्मेदार होता है, इसी प्रकार मसल सेल्स भी होती हैं। उसमें 3 टाइप्स पाए जाते हैं। मोटापे के लिए फैट सेल्स जिम्मेदार है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इम्यून सेल और हड्डियों के लिए बोन सेल। और स्टेम सेल्स का मुख्य काम होता है सभी डैमेज सेलों को दोबारा से रिपेयर करना। एपिथेलियल सेल हमारी स्किन में पाई जाती है, जो हमारी बाहरी वातावरण और अंदरी वातावरण से हमारी रक्षा करती है। सूजन का आना इसी की एक प्रतिक्रिया है। नर्वस सेल हमारी ब्रेन में न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स के रूप में पाई जाती है। और ब्लड सेल्स हमारी 2 प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। अब हम कोशिका में पाए जाने वाले सभी अंगों की बात करेंगे, यानी ये सारे ऑर्गेनल्स जो कोशिका के अंदर भरे पड़े हैं, हम उनकी बात करेंगे। जिस प्रकार से एक पॉलीथिन के अंदर हम आलू, टमाटर, मिर्च और भी सारे सामान रख कर लेते हैं, वैसे ही ये कोशिका के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके अंदर ये ऑर्गेनल्स डले हुए होते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन हमेशा प्रोटीन की बनी होती है। और पादप कोशिका यानी कि प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाई जाती है, क्योंकि प्लांटों को अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है और ये सेलुलोज उसको मजबूती तथा आकार प्रदान करते हैं। अब हम कोशिका में सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो आपको अंग दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें सबसे पहले क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र कैसा कि जैसा मान लीजिए हमने अपने नाक के थ्रू ऑक्सीजन लिया, फेफड़ों के थ्रू होता हुआ वो ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू वो हमारी सारी सेल्स में पहुंच जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है और जब 38 एटीपी हो जाती है तो ये एक ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये ग्लूकोज हम इसको काम के रूप में उपयोग कर लेते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी बॉडी इसलिए पड़ा क्योंकि इसको कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा बनाई गई है वो सारे अंगों तक पहुंचाना। ऐसा मान लीजिए कि अगर हम बहुत देर तक लिख रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम थक चुके हैं, थोड़ी देर के बाद हम इसके बाद दौड़ना चालू कर देते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे हाथों से अब पैर की तरफ जाना जरूरी है, तो ये उसको ले जाती है गोल्जी बॉडी। इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। ये जो आपको छोटे छोटे काले काले धब्बे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा प्रोटीन का निर्माण होता है। ये 2 तरीके के प्रोटीन बनाता है, 70S और 80S। अभी आप जानने के लिए इतना समझ लीजिए कि 70S गरीब प्रकार के प्रोटीन है और 80S थोड़ी अमीर टाइप के। अब हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो आपको पिलर के समान दिख रहे हैं, ये कोशिका में पिलर का काम करते हैं। ये ब्लू कलर से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हम शॉर्ट में ER के नाम से भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में अंतः प्रद्रव्यीय जालिका बोला जाता है, यानी कि जल के अंदर बने हुए पिलर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कार्य है वसा और प्रोटीन का निर्माण करना। आपको ये देखिए खुरदुरे टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं, जिस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, और ये एक चिकना टाइप का आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे हुए हैं। तो इसमें राइबोसोम लगे हुए हैं और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, तो इस तरफ से प्रोटीन का निर्माण हो गया। और ये चिकने हैं तो इस तरफ से वसा यानी फैट का निर्माण हो गया।
अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम का सबसे मुख्य काम होता है कोशिका का विभाजन करना। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये सेल किसी कारणवश डैमेज हो जाती है, तो ये उससे पहले एक और कोशिका का निर्माण कर देगा, सेंट्रोसोम। हमारे ब्रेन में क्या होता है, 90% न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और 10% ग्लियल सेल पाए जाते हैं। तो अगर पूछे कोई कि ब्रेन में क्या सेंट्रोसोम होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसलिए ब्रेन में 10% ग्लियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन 90% न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब हम बात करने जा रहे हैं वैक्यूल्स की, यानी कि रसधानी। पादपों में यह बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, और जो कि एनिमल सेल या ह्यूमन सेल होते हैं उसमें ये छोटी पाई जाती है। इसमें लगभग 65% पानी होता है, और इसी पानी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। अगर ये पानी खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कोशिका डैमेज हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है केंद्र का द्रव्य। क्यों? जैसे जिस प्रकार से हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं तो उसमें हमेशा थर्माकोल्स की सीट लगी हुई होती हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से टकराए नहीं। इसी वजह से यहाँ पर कलरलेस एक लिक्विड भरा होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनल्स हैं एक दूसरे से टकराए नहीं, और इसके अंदर भी भरा होता है जिससे ये अच्छे से काम कर सकें। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। हमने इसको काले कलर से बना रखा है, सम्राट किलविच अंधेरा कायम रहे। इसका मेन काम होता है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघट एंजाइम। ये क्या करता है, सारे ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम या राइबोसोम, ये अगर ये डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो ये उनको हमेशा पचा डालता है, एंजाइम छोड़ता है और पचा देता है। मान लीजिए अगर सारे ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सारे लोग कहते हैं कि अरे हमें तो काम नहीं करना, हम बढ़िया घूमेंगे, बढ़िया ऐश करेंगे, तो ये कहता है रुक जाओ बेटा, ये खुद ही फट जाता है, विस्फोट कर देता है, खुद ही फट जाता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। कई बार लड़ाई या मुक्के उक्के पड़ जाने के कारण आंखों के नीचे कालापन पड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ पार्ट डैमेज हो चुके हैं। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी देखेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। अगर वो रिपेयर होने लायक नहीं होंगे तो लाइसोसोम उनका काम ही खत्म कर देगा। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में जो कि खून में होती है, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो अब अगर उसकी मरी हुई कोशिकाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, तो वो जाती हैं और स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कोशिका का मेन सीपीयू यानी कि न्यूक्लियस की, जिसको केंद्रक कहते हैं। ये न्यूक्लियस मेन सुपरवाइजर होता है और ये सारे ऑर्गेनल्स इसके कर्मचारी होते हैं। ये सभी कर्मचारियों को सही ढंग से काम कराता है और उनकी देखरेख में काम होता है। अभी इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन जैसे जाल होते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। जब हम क्रोमोसोम को बाहर निकालेंगे, उसकी संरचना को इस तरीके से करेंगे तो इसके अंदर डीएनए और जीन पाए जाते हैं। तो ये सबसे मुख्य अंग होता है न्यूक्लियस। एक बार हम कोशिका का क्विक रिवीजन करते हैं। कोशिका के सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और पादप में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका की मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। फिर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऊर्जा ग्रह होता है, यानी कि पावर हाउस होता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दो प्रकार का होता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का ट्रांसफर करना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, और न्यूक्लियस का काम है सारे ऑर्गेनल्स से काम कराना। यहाँ हम सेंट्रोसोम को देखेंगे तो इसका काम है कोशिका का विभाजन। लाइसोसोम को देखेंगे तो ये आत्महत्या की थैली है, यानी एंजाइम छोड़ के ये खुद फट जाता है और सारे ऑर्गेनल्स को नष्ट कर देता है। वैक्यूल्स रसदानी होती हैं, जो कि इसमें छोटी होती हैं और पादप में बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म को हम जीव द्रव्य बोलते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजी ने की थी। कलरलेस लिक्विड, अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पाया जाता है और कोशिका के अंदर भी द्रव पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव पाया जाता है उसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है, चूंकि कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, इसलिए इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्म।
अब हम थोड़ी सी चर्चा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में करेंगे। इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल अर्ध विकसित सेल होती हैं, मतलब कि ये सेल्स गरीब सेल हैं और ये पूर्ण विकसित सेल हैं, ये अमीर सेल्स हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनल्स कम पाए जाते हैं और इसमें सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम पूर्ण विकसित सेल कहते हैं। अब हम इनमें सिमिलरिटीज देखेंगे। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर अंदर पाई जाती है, तो ये नीली और हरी शैवाल के अंदर, एल्गी जो होती है उनमें, और बैक्टीरिया और वायरसेस, कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरसेस में पाए जाते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सर्दी जुकाम का वायरस है, इसके अंदर भी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। ह्यूमन में और एनिमल्स में और पेड़ पौधे वगैरह में और कवक फंगे वगैरह में ये यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हम लोगों के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इनमें सिमिलरिटीज की बात करेंगे, तो जैसे हम देखते हैं कि कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो दोनों के पास होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, तो इसके पास भी राइबोसोम है और इसके पास भी राइबोसोम है। बस इसके पास 70S यानी गरीब वाला राइबोसोम है और इसके पास 80S, ये सेडिमेंटेशन कहलाता है, सेडिमेंटेशन। अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन इसको भी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन इसको भी चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है सेल वॉल, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें भी डीएनए पाया जाता है और इसमें भी डीएनए। इसमें डबल हेलिक्स डीएनए है और इसमें सिंगल हेलिक्स डीएनए है, ये सिंगल और ये डबल। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, बट ये न्यूक्लियस के बाहर इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बिना मेम्ब्रेन के यहाँ वहां हमेशा भटकता रहता है, ये फैला हुआ दिख रहा है। और इसमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है, तो ये सुव्यवस्थित तरीके से इसके अंदर रहता है, यही मेन डिफरेंस है इसका। अब इसका श्वसन, यानी कि श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली में, मेम्ब्रेन में। इसका श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभाव होता है, अभी हमने जाना, और इसमें सुव्यवस्थित न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। इसमें प्रजनन फास्ट होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस ये बीमारी बहुत तेजी से फैलाते हैं। इसमें प्रजनन स्लो होता है क्योंकि एक सेल के बाद दूसरी सेल बनानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया फ्लैजेला क्या है, इसके अंदर जो ये पूंछ निकली हुई है ये फ्लैजेलम है, और ये जो छोटी छोटी बाल नुमा संरचना होती है ये सीलिया है। ये कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सहायता करते हैं। जैसे ह्यूमन स्पर्म में भी फ्लैजेला पाया जाता है जिससे यह मूव होता है। अब हम सेल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है और सर्दी जुकाम और संक्रमण फैलाता है तथा श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच का अंडा। और इसके बाद ह्यूमन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम। और तीसरा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। जिस प्रकार छिपकली की पूंछ कट जाने पर वो उसे दोबारा रिपेयर कर लेती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक मेन ऑर्गन पाया जाता है लीवर। अगर किसी प्रकार से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो कोशिका विभाजन के चलते ये अपने आप को पुनः ठीक कर लेता है। अब हम कुछ साइंटिस्ट और उनसे जुड़ी हुई कुछ खोज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमैन, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी, राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पेलाडे, सेंट्रोसोम की खोज थियोडर बोबरी और लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे के द्वारा की गई।